हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को समझ लिया है, जान लिया है और अब हमारी जो बारी है वो एक एक करके यूनिट्स को कवर करने की है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की और वो यूनिट हमारी रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है? रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं और पहला चैप्टर है हमारा वो है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। सामान्य परिचय किसका सामान्य परिचय? हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस केमिस्ट्री का जो सामान्य परिचय है वो हम लोग इस यूनिट में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, रासायनिक संयोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उन नियमों को भी हम लोग इस चैप्टर में और इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट है हमारी रासायन की कुछ मूल अवधारणाएं और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। क्लियर हुआ? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज, चूंकि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आखिर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान है क्या, ये भी तो जानना हमें जरूरी है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के गुणों, संरचना तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है, मैंने आपसे पूछा रसायन विज्ञान क्या है? व्हाट इज रसायन विज्ञान, यानी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्लाइड्स पे आपको दिया गया है। क्या दिया गया है कि विज्ञान की वह शाखा, अगर विज्ञान को आप एक पेड़ मान लें इस तरह का, और उसमें कुछ इस तरह की शाखाएं निकली हुई हैं, है ना? और इस एक पेड़ में जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ का नाम है विज्ञान। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इस पेड़ का नाम है विज्ञान। और इस विज्ञान रूपी, साइंस रूपी जो हमारा पेड़ है, इस पेड़ का एक शाखा है, एक ब्रांच है। ये जो ब्रांच है इसका नाम है केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि विज्ञान जो कि अभी तक हाई स्कूल और 9th में जो हम पढ़ते रहे वो हमारा सब्जेक्ट क्या था? विज्ञान था, साइंस था। लेकिन अब उस विज्ञान रूपी जो पेड़ है, उस पेड़ के अंतर्गत एक शाखा है और वह शाखा है जिसका नाम है केमिस्ट्री। और इस शाखा के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम द्रवों के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। द्रवों के क्या पढ़ने वाले हैं? गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गुण के साथ साथ इसकी संरचना कैसी होती है इस पे भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इन द्रवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन भी करने वाले हैं। किसमें करने वाले हैं? केमिस्ट्री में करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? तो वो कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के गुणों, संरचना और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायन विज्ञान कहते हैं। 3 पॉइंट है यहाँ पे समझने वाली बात है। पहला पॉइंट गुण, दूसरा पॉइंट संरचना और तीसरा रासायनिक क्रियाएं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान रूपी एक पेड़ है, इस पेड़ की एक शाखा है केमिस्ट्री। और उस केमिस्ट्री जो है वो है क्या कि इस विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम लोग द्रवों के गुणों को, द्रवों की संरचना को और द्रवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं। अब बात आती है कि सर ये द्रव क्या है? तो बेटा आगे की स्लाइड में मैं जस्ट बताने वाला हूं कि द्रव क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रासायन विज्ञान का विकास। रासायन विज्ञान की परिभाषा हम लोगों ने जान ली कि रासायन विज्ञान क्या होता है। रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रवों के गुणों, संरचना और उसकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं।
रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ, इन सब चीजों को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या कि प्राचीन काल से ही हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तरीके अलग अलग थे। धातु और औषधियों के निर्माण हम लोगों ने किए और इन धातु और औषधियों के निर्माण में हम लोगों ने किसका उपयोग किया, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो उपयोग हुआ वो धातुओं और औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग हुआ। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ, धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ। और जब आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ तो कुछ महान ऋषि मुनि जो हमारे उस दौर के थे, हमारे देश में उस दौर में थे, उन ऋषि मुनियों को विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक नाम दिया गया। और उनमें से कुछ वैज्ञानिक निकल के आए जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल और एंटोनो लेवोसिए। रॉबर्ट बॉयल के बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूं। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, जो शुरुआत में हमने बताया था कि एक पेड़ रूपी साइंस का जो एक पेड़ है, इस पेड़ रूपी साइंस के पेड़ रूपी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में से हमने एक शाखा निकाली और इस शाखा का नाम हम लोगों ने रखा केमिस्ट्री। क्या रखा, केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री को एक अलग शाखा के रूप में यूज करने का जो एक नियम या यूज करने का जो प्रावधान बनाया, वो बनाया हमारे रॉबर्ट बॉयल ने। यानी कि पहले केमिस्ट्री को नॉर्मल तरीके से एक ही सब्जेक्ट में एक ही जगह पे स्टडी किया जाता था, लेकिन रॉबर्ट बॉयल बोले कि भाई मेरे ये कुछ डिफरेंट चीज है, ये कुछ डिफरेंट चीज है, इनको अगर साथ में पढ़ेंगे तो उतनी नॉलेज डेवलप नहीं होगी, तो इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अलग से पढ़ेंगे तो इस पे बहुत ज्यादा कमांड की जा सकती है, तो क्यों ना इसको एक स्वतंत्र शाखा बनाया जाए। तब जाके जब इन्होंने इस तरह का एक प्रस्ताव रखा तो उस समय के जो विद्वान लोगों का एक जो ग्रुप था, उन्होंने इनकी बात से सहमत होकर रसायन विज्ञान को, जी हां मेरे स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई मेरे को ये बताओ कि रसायन विज्ञान को स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बोलेंगे कि रसायन विज्ञान को स्वतंत्र शाखा बनाने का जो श्रेय है वो हमारे रॉबर्ट बॉयल जी को जाता है। किसको जाता है, रॉबर्ट बॉयल जी को जाता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करूं एंटोनो लेवोसिए, बड़ा अजीब नाम है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। एंटोनो लेवोसिए को क्या कहा गया है कि ये आधुनिक रसायन विज्ञान के क्या थे, जनक थे। किसके, आधुनिक रसायन विज्ञान के ये क्या थे, जनक थे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, रसायन विज्ञान में अपने योगदान बहुत ज्यादा दिए, इन्होंने रिसर्च बहुत सीखी, इन्होंने लोगों को रूल्स दिए केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री को डेवलप करने में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो जब इन्होंने बहुत योगदान दिया केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान को डेवलप करने में, तो इनको आधुनिक समय की जो रसायन विज्ञान है उसका इनको क्या बोला, जनक बोला। जनक यानी कि जन्मदाता, फादर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप बोलेंगे एंटोनो लेवोसिए जो हैं वो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। एंटोनो लेवोसिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? चलो, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बने वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। बात करूं रसायन विज्ञान का महत्व, किसकी बात करें, रसायन विज्ञान के महत्व की। जी हाँ, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो हमारा जो एक सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेरे बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझते हैं। तो
इस रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा बनाया? सुविधाजनक बनाया। कैसा बनाया? सुविधाजनक बनाया और आरामदायक बनाया। कैसा बनाया? आरामदायक बनाया। कैसे बनाया? जब भी हम बीमार पड़े तो केमिस्ट्री की वजह से दवाइयां बनी और इन्हीं दवाइयों, इन्हीं मेडिसिन्स की वजह से हम ठीक हुए। तो अगर हम ठीक हुए तो किसका योगदान? केमिस्ट्री का। किसका योगदान? केमिस्ट्री का। हम जो पैक्ड फूड रखते हैं, कोई सॉस आप मार्केट से लेके आते हैं और आपने देखा कि वो सॉस जो है वो लगभग 1 महीना पुराना है, बट फिर भी वो सुरक्षित है, फिर भी वो सही है, खराब नहीं हुआ, सड़ा नहीं। तो किसकी वजह से? मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, इस केमिस्ट्री की वजह से, इस केमिस्ट्री की वजह से ही वो जो खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उनमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जो क्या करता है, उन खाद्य पदार्थों को, खाने वाली चीजों को सड़ने नहीं देता है, एक लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखता है। एंड इसका श्रेय भी, सुरक्षित रखने का श्रेय भी किसको जाता है? हमारी केमिस्ट्री को जाता है। समझ में आया? चल आगे बात करते हैं। साबुन, वाह, आप तो रोज नहाते हैं साबुन से। क्या पता है साबुन बनता कैसे? साबुन बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो केमिस्ट्री की वजह से है। केमिस्ट्री ना होती तो साबुन ना होता मेरे भाई। समझ में आया? तो हमारे दैनिक जीवन को जो सुविधाजनक बनाया कि हम अपने घर पे बहुत बढ़िया से साबुन से नहाते हैं, ठीक है, शैम्पू यूज करते हैं, खाद्य पदार्थों को पैक्ड फूड रखे ले जाते हैं, कभी पिकनिक पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो बीमार होते हैं तो दवाइयों का यूज करते हैं। इन सब के पीछे एक ही है। वो कौन है? वो है हमारा केमिस्ट्री। कौन है स्टूडेंट्स? वो है हमारा केमिस्ट्री। तो समझ में आया ना कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल है? कागज जिस पर हम लिखते हैं, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। सीमेंट, जिस मकान में हम रहते हैं, जिसकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, किससे? सीमेंट से। और सीमेंट किससे बना? या सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस जाना लोगों ने, हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग लोगों ने, वो जो प्रोसेस जाना, वो किसकी वजह से जाना? बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, तो आप बोलेंगे कि भैया दवाइयां, खाद्य पदार्थ, साबुन, कागज और सीमेंट और भी बहुत सी चीजें जो कि आज हम लोग यूज करते हैं, ये सब केमिस्ट्री की देन है। तो चलिए आगे बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जी हाँ, पहली स्लाइड पे आपने पूछा था कि सर मुझे बताइए कि द्रव्य क्या होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं अब बताने वाला हूं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य का दूसरा नाम होता है पदार्थ। द्रव्य का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? पदार्थ। और इस पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इस पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या है। बड़ा अजीब नाम लग रहा था, डोंट वरी, पदार्थ समझो। पदार्थ क्या है? पदार्थ मार्कर पदार्थ है, माइक पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, और जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो भी पदार्थ है। एवरीथिंग, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो पदार्थ है। पदार्थ यानी कि द्रव है, ठीक है ना। द्रव का भी आप समझ लीजिएगा, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड, LIQUID, लिक्विड, तरल पदार्थ। लेकिन द्रव्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैटर, या दूसरी भाषा में बात करूं, दूसरी नहीं है हिंदी ही है, पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ जिसे हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो बात करूं द्रव्य किसकी? द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? देखिए, द्रव्य जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाता है। क्या? एक ऐसी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ वेट हो, वजन हो, है ना, और साथ ही साथ जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, महसूस कर सके। हवा आई, महसूस हुई, है ना। तो हवा क्या होगी? हवा हमारी द्रव्य हो गई, सही कि नहीं?
जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं। अब देखो ना, एप्पल, एप्पल स्थान घेरता है, द्रव्य है मेरे भाई, पदार्थ है। ये नोटबुक, ये घड़ी, ये बॉक्स, चाय का प्याला, ये सब क्या है? ये सभी वो पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, और साथ ही साथ इनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव भी कर सकते हैं। तो अब मेरे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि द्रव्य क्या होता है या पदार्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे वो सभी चीजें जो स्थान घेरती हो तथा जिनमें द्रव्यमान होता है और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उनको हम द्रव्य कहते हैं। क्लियर हुआ? बाकी टेंशन नहीं लेना, पूरा नोट्स आपको पीपीटी के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है ना। चल आगे बात करते हैं। द्रव्य के उदाहरण अभी मैंने बता दिए। तो द्रव्य के उदाहरण में हमारा पेन हो गया, है ना, हमारी पुस्तक हो गई, इसी तरह से हमारा मकान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है? द्रव्य हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी द्रव्य हैं। अब देखो पेन है हमारा, हमारा कोई एक नोटबुक है या बुक है, इसके अलावा मकान है, पानी है, हवा है, ये सभी द्रव्य हैं, ठीक है ना। चल आगे बात करते हैं। ब्रह्मांड की संरचना, जी हाँ, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हमें समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि केमिस्ट्री में अब हम लोग बहुत गहराइयों में घुसने वाले हैं इस फर्स्ट ईयर से, सही कि नहीं। तो क्या ये कह रहा है कि ब्रह्मांड की संरचना, पूरा जो ब्रह्मांड है, सूरज, चांद, तारे, हमारी धरती, हम, तुम, सब कुछ, एवरीथिंग, ये जो हम सब लोग किसका पार्ट है? हम लोग इस ब्रह्मांड का पार्ट है, यूनिवर्स का, UNIVERS, हम यूनिवर्स का एक पार्ट है। और यूनिवर्स की जो संरचना हुई है, जो रचना हुई है, यूनिवर्स की जो क्या बोलूं कि उसका निर्माण हुआ है, जो निर्माण हुआ है उसमें मुख्य रूप से दो कारक यूज हुए मेरे बेटा। दो कारक यानी दो लोगों के कार्य की वजह से या दो लोगों के सहयोग की वजह से। वो दो चीजें क्या हैं? वो कह रहा है पहली चीज तो है मेरे बेटा पदार्थ या द्रव्य। क्या है? पदार्थ या द्रव्य। और दूसरी है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। यानी कि अगर पूरे ब्रह्मांड को आप देखो तो हर तरफ एनर्जी आपको मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और हमें क्या मिलेगा? पदार्थ मिलेगा। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो दो चीजों से या दो कारकों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है हमारा पदार्थ या द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये पदार्थ और द्रव्य होता क्या है। ये पदार्थ और द्रव्य होता क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे बेटा देखते हैं द्रव्य की संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। द्रव्य की संरचना, रचना, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है कि जो द्रव्य है ना, ये द्रव्य अति सूक्ष्म, पॉइंट समझना ध्यान से, अति सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटे। क्या होता है मेरा बच्चा? बहुत छोटे, बहुत छोटे। अविभाज्य को अगर तोड़ोगे तो इसका मतलब होता है जिसको विभाजित न किया जा सके, यानी बहुत छोटे छोटे अविभाज्य जो कण हैं उनसे मिलकर बना है। कौन बना है? द्रव्य बना है। यानी कि द्रव्य जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को बेटा, इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं मेरे बेटा। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जी हाँ, और इंग्लिश में इसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? एटम, ATOM। क्लियर? तो आपने समझा पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? द्रव्य से, है ना। और द्रव्य किससे बना है? एटम से। तो सबसे छोटा कण, यानी इस दुनिया में, इस धरती पर अगर सबसे छोटा कोई है तो कौन है? परमाणु है। हर पदार्थ जो बना है परमाणु से बना है।
आप एक ईंट को लीजिए, एक पत्थर को लीजिए और उसको हथौड़े से तोड़िए, एक बड़े से पत्थर को हथौड़े से तोड़िए। तोड़ने के बाद वो बड़ा सा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएगा। आप एक छोटा सा पत्थर उठाइए, फिर उसको तोड़िए, वो और छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। फिर उसमें से फिर एक छोटा सा उठाइए, फिर उसको तोड़िए और छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। बहुत छोटे, यहां तक कि सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखेंगे, उस कण को उठा के भी अगर तोड़ेंगे तो वो और छोटे छोटे कणों में टूटेगा। फाइनली जो बचेगा वो परमाणु बचेगा। कौन बचेगा? परमाणु बचेगा। देखो, परमाणु परमाणु परमाणु, ये सब क्या है? परमाणु है। बहुत इनकी छोटी आकृति को बड़े रूप में दिखाया गया है। एक छोटा सा कण, जब सूरज की रोशनी पड़ रही हो, किसी कमरे में खिड़की से, किसी छेद से सूरज की रोशनी आपके कमरे में आ रही हो और उस रोशनी में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए, बहते हुए दिखेंगे। इन कणों को ही परमाणु कहते हैं। समझ में आया? चल, समझ में आया? क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से बना है, यानी पदार्थ से बना, और पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कि जो हमारा द्रव्य है वो परमाणु से मिलकर बना है। अच्छा, परमाणु में भी अंदर कुछ है, वो क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा द्रव्य की प्रकृति। क्या है मेरा बच्चा? द्रव्य की प्रकृति। जी हाँ, लिखा हुआ है द्रव्य की जो प्रकृति होती है वो कणीय होती है। कैसी होती है? कणीय होती है। द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर इज कणीय, कणों के माध्यम से। कैसे? आप देखेंगे तो अगर आप किसी भी चीज को बहुत छोटे रूप में, अगर आप, मैं इसको एक्सप्लेन किस तरह से करूं, देखिएगा, जैसे कि आप एक गिलास लीजिएगा, उसमें पानी लीजिएगा और उस पानी जो भरा हुआ है आपका गिलास, ठीक है, उसमें आप चीनी के कुछ दाने डालिए। आप देखेंगे कि पानी का तल नहीं बढ़ेगा, लेकिन चीनी क्या है? घुल जाएगी। तो चीनी कहां गई? चीनी कहां गई? तो मेरे बेटा, चीनी क्या होती है? चीनी जो हमारा जल होता है, जल के जो कण होते हैं, है ना, जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा होता है, उन रिक्त स्थानों में जाके वो चीनी के जो कण हैं वो क्या है? एडजस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। जो खाली जगह, जैसे इसको ऐसे समझो, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपके रूम का सीटिंग है 20 स्टूडेंट्स, 20 बच्चों का सीटिंग है। आप बैठ गए नॉर्मल वे में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 5 स्टूडेंट और आ गया, क्या करें? अरे उनको भी एंटर करो। जब वो एंटर होंगे तो वो आप ही के बीच में कहीं से जाके एडजस्ट होंगे। आपके बीच में जाके क्या करेंगे? वो एडजस्ट होंगे। तो बेटा समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। हमने अभी जाना कि जो द्रव्य की प्रकृति होती है वो कड़ी होती है ना, कणों के माध्यम से होती है। तो इसको थोड़ा सा व्याख्या मैंने यहाँ पे की है। क्या? देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए द्रव्य की प्रकृति कड़ीय क्यों होती है, तो आप उसका जवाब देंगे कि मेरे भाई जानो कि प्रत्येक जो द्रव्य होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। और इन कणों के बीच कुछ दूरी होती है। इन कणों के बीच क्या होता है मेरा बेटा? कुछ दूरी होती है, कुछ डिस्टेंस होती है। जब एक कण ये है, आप देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये एक कण है और एक ये कण है। इन कणों के बीच में कुछ दूरी होती है और कण लगातार गतिशील रहते हैं, कण लगातार चलते फिरते रहते हैं। अब इस पानी में आप देखिए, ये कण यहाँ पर है, इसको हिलाएंगे तो ये कण यहाँ आ जाएगा, ये कण इधर चला जाएगा, ये कण इधर चला जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। तो क्या लिखा कि जो कण है वो लगातार गति करते रहते हैं। कभी ये वाला इधर पहुंचेगा, कभी ये वाला इधर आएगा और कभी ये वाला इधर आएगा। हाँ कि ना? ओके। तो इसके परिणाम से होता क्या है कि द्रव्य में फैलाव होता है।
द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य में फैलाव होता है, द्रव्य फैलने लगता है और फैलाव के साथ घुलने भी लगता है। तो द्रव्य के अंदर घुलने का गुण, द्रव्य के अंदर फैलने का गुण जो होता है, कौन कौन सा, फैलाव तथा घुलने का, घुलने का गुण जो है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कण लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ या द्रव्य जो होता है उसके अंदर घुलने का जो गुण होता है, उसके कणों के लगातार गतिशील रहने की वजह से उनके अंदर ये गुण उत्पन्न होता है और पदार्थ आपस में घुल सकते हैं। एंड आगे बात करूं, जब पानी में हम चीनी डालते हैं, जब पानी में, देखिए आप, ये पानी है, एक गिलास है, इस गिलास में पानी है और ये जो कण है, ये जो कण है ये क्या है, ये पानी के कण है। ये किसके कण है बच्चा, पानी के कण है। अब जैसे ही इसमें हमने चीनी डाला और चीनी को हिलाया तो चीनी के जो कण है वो इन कणों के बीच में, इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें ये चीनी का कण आके एडजस्ट हो गया। ये कण है, ये कण है पानी का, इसमें ये चीनी वाला कण आके क्या हो गया, एडजस्ट हो गया और उसमें जो रिक्त स्थान था उसमें एडजस्ट होने की वजह से पानी का तल नहीं बढ़ा, उतना ही तल रहा। क्योंकि आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है जब पानी में चीनी डालते हैं तो वह घुल जाती है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसकी जो प्रकृति होती है वो कड़ीय होती है। क्लियर हुआ, इसकी प्रकृति कैसी होती है, कड़ीय। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे भाई ये बताओ कि द्रव्य की प्रकृति कड़ीय क्यों होती है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे और आप बताएंगे कि प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और साथ ही साथ इन कणों के बीच कुछ दूरी भी होती है और कण लगातार गति करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्रव्य के अंदर फैलने का और घुलने का गुण उत्पन्न हो जाता है और चूंकि पानी में चीनी डालते हैं तो वह घुल जाती है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कड़ी होती है, कणों के माध्यम से होती है। क्लियर हुआ मेरा बच्चा। चलो आगे बात करते हैं। आहा, अब हम घुसते हैं द्रव्य की और गहराई में। चलो, क्या द्रव्य, यहां पर आपको द्रव्य का वर्गीकरण दिया गया है कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, इसकी ब्रांचेस कितनी है, इसको एक पेड़ मान लो और इसकी शाखाएं कितनी हैं, जरा हम समझते हैं। देखिएगा, देखिए जो ये द्रव्य है, ये द्रव्य मुख्य रूप से दो इसकी कैटेगरी है। पहली है भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर मेरा बच्चा, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है ना भाई। द्रव्य जो है, पदार्थ जो है, उसका भौतिक गुण है। उस गुण के आधार पर अगर मैं बात करूं तो द्रव्य को कितने भागों में तोड़ा है, तो भौतिक गुणों के आधार पर मेरा बच्चा इसको 3 भागों में तोड़ा है। पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो गया ठोस, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा द्रव और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया मेरा बच्चा गैस। क्लियर हुआ। तो ये कैसा वर्गीकरण था, ये भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण था। आगे बात करूं, द्रव्य का रासायनिक गुणों के आधार पर क्या वर्गीकरण है, तो देखिएगा द्रव्य का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में हम लोगों ने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला तो शुद्ध पदार्थ, कैसा, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है मेरा बच्चा, वो है मिश्रण। वो क्या है, मिश्रण। जैसे कि आप चीनी के घोल में नमक डाल दो, ये मिश्रण हो गया, ठीक है ना। आगे बात करूं, शुद्ध पदार्थ को फिर से हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है हमारा तत्व और दूसरा है हमारा यौगिक। क्या है मेरा बच्चा, पहला है तत्व और दूसरा क्या है, यौगिक। और साथ ही साथ मिश्रण को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो विषमांगी और दूसरी समांगी। एक तो विषमांगी और दूसरी क्या, समांगी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिश्रण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इधर हम वापस आते हैं
तत्व को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तत्व को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है हमारी धातु, क्या है मेरा बच्चा? पहली है धातु, दूसरी है उपधातु, दूसरी क्या है? उपधातु, और तीसरी है मेरा बच्चा अधातु। तीसरी क्या है? अधातु। क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से इसका देखते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण, हम लोग बात करते हैं कि द्रव्य को आखिर हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो आप जानेंगे, और ये थोड़ा सा हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। द्रव्य को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में बदला। इसके अलावा 2 यहाँ पर और स्पेशल कैटेगरी होती है, एक प्लाज्मा होती है, 3 के बाद चौथी प्लाज्मा होगी, 5वीं हमारी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। चलिए, रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने 2 कैटेगरी बनाई, शुद्ध और अशुद्ध, या शुद्ध और मिश्रण। तो शुद्ध को हमने फिर से 2 कैटेगरी में, क्या? तत्व और यौगिक। तत्व को 3 कैटेगरी में, धातु, उपधातु और अधातु में, और मिश्रण को समांगी और विषमांगी मिश्रण में। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये कैटेगरी क्यों की जाती है? तो मेरा बच्चा, होता क्या है, किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हम उनको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो हमने द्रव्य को तोड़ तोड़ के पढ़ा। अब हम सबसे पहले अगली स्लाइड पे जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ठोस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि द्रव क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि गैस क्या होती है। इसके बाद में जब ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी भौतिक गुणों के आधार पर, फिर हम रासायनिक गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं ये जानेंगे, मिश्रण क्या होता है ये जानेंगे, शुद्ध के बाद में तत्व क्या होता है, तत्व कितने होते हैं, यौगिक क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इन सब को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। क्लियर हुआ मेरा बच्चा? ओके, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। तो आप देखते हैं आपके सामने है भौतिक वर्गीकरण। क्या कि अब ये वर्गीकरण किसका चल रहा है आपको पता है? ये द्रव्य का चल रहा है। किसका चल रहा है? द्रव्य का चल रहा है। और द्रव्य को हम क्या कहते हैं? द्रव्य का दूसरा नाम है पदार्थ, और इसी द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है ना? तो तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो पदार्थ 3 टाइप का होता है, या पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला है हमारा ठोस, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा होता है हमारा द्रव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। एंड तीसरा हमारा होता है गैस। क्या होता है? तीसरा हमारा होता है गैस। ठीक है ना? तो सॉलिड में जैसे पत्थर का टुकड़ा, द्रव में जैसे पानी, गैस में जैसे हवा। तो ये क्या है? ये द्रव्य के भौतिक गुण हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो बच्चा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या होता है। मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में कुछ तो लिख दो कि सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है ना? चलो ओके, ठोस अवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। तो चलो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, समझना है और घुसना है, समझना है। चलो, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार कैसा हो? निश्चित। आयतन कैसा हो? निश्चित। 2 चीजों पे बात कर रहे हैं बच्चा। किस पे बात कर रहे हैं? 2 चीजों पे। एक तो हम आकार पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? आकार पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? आकार पे। कलर चेंज कर दूं? किस पे बात कर रहे हैं? अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ब्लू टिक चल गया। किस पे बात कर रहे हैं? आकार पे बात कर रहे हैं।
और दूसरा हम किस पे बात कर रहे हैं, आयतन पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं बच्चा, आयतन पे। तो ठोस जो होता है, ठोस जो होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसका आकार निश्चित होगा। कैसा होगा, निश्चित होगा, और उसका जो आयतन होगा वो भी निश्चित होगा। दोनों चीजें निश्चित होंगी, आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। सिंपल भाषा में आप समझिए, ज्यादा रट्टा मत मारिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ बेटा ठोस क्या होता है, बोले सर जिसका आकार निश्चित, जिसका आयतन निश्चित, ठोस हो गया। ऐसे ही समझना है, रट्टू तो नहीं वो है द्रव्य की वो है अवस्था, बोला ये वो ना, पॉइंट टू पॉइंट। बोला ठोस कौन, बोला आकार और आयतन दोनों निश्चित, ठोस हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। चलिए आगे बात करते। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या, सबसे पहले हम जानेंगे कणों की स्थिति। किसकी, कणों की स्थिति। देखिए होता क्या है कि इसमें जो ठोस अवस्था होती है ना, इसमें जो कण होते हैं ना बहुत पास होते हैं। मेरा बच्चा क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। आप जरा देखो इसको, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देखें ये क्या है, कण है। ये क्या है, कण है। ये क्या है, कण है। ये भी कण है, ये भी इधर बैठा हुआ कण है, ये भी, ये भी, ये भी। अब आप देखो ना इन दोनों कणों के बीच में ये थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ थोड़ी सी जगह, इधर थोड़ी सी जगह है, सही कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी जगह है इस जगह पे, है ना। तो ये जो थोड़ी सी जगह होती है, इसको दूसरा एग्जांपल समझो, समझ में आएगा। आप क्लास में हैं, 20 स्टूडेंट्स का सेटिंग है, अभी 10 स्टूडेंट, सॉरी 2 स्टूडेंट डाले, आपने एडजस्ट कर लिया, फिर 5 आपको और डाले एक्स्ट्रा, मतलब आपके रूम में और बैठा लिए स्टूडेंट, वो आपने फिर थोड़ा सा मुंह बना के आपने उनको एडजस्ट कर लिया। लेकिन मैंने कहा फिर से 5 स्टूडेंट और, मैंने कहा इसी में बैठा लूं, तो आप क्या करोगे, फिर कोई एक इधर धक्का मार रहा होगा, कोई इधर एक धक्का मार रहा होगा, है ना। तो ऐसे करके बिल्कुल एकदम चिपक के बैठे होंगे, ऐसे करके चिपक के, दूसरा वाला बगल में पैर के ऊपर, पैर के बगल में पैर रख के बैठा होगा, है ना, ऐसे होगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ठोस। आप अपने आप को क्या मान लो, कण मान लो, और रूम को क्या मान लो, ये हम क्या मान लें, पदार्थ मान लें, यानी कि ठोस मान लें। और उस ठोस के अंदर आप कौन है, कण, और आपके और दूसरे कण, यानी आपके और दूसरे स्टूडेंट के बीच में स्पेस कितना है, जगह कितना है, ना के बराबर। कैसी है, ना के बराबर या बहुत कम। और अच्छा मेरा बच्चा एक और चीज समझना, अब ऐसी कंडीशन पे क्या होगा ऐसी कंडीशन पे जो कि आपके कणों के बीच में, यानी कि स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स के बीच में स्थान कैसा है, बहुत कम है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट जो कमरे में ऐसे खचाखच बैठे हुए हैं ना, मैं को पीछे वाला उठ के आगे आ जा, कैसे आ जाएगा, आ जाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक गैलरी हो, 4 स्टूडेंट इधर हो, 4 इधर हो, बीच में जगह हो, मैंने कहा पीछे वाला एक अमित भाई आगे आ जाओ, वो उठेगा आराम से टहलते हुए आ जाएगा। समझ में आया ना। तो खचाखच भरना यानी ठोस, ठीक है ना। और जब खचाखच भरे होंगे तो आप ही मुझे बताइए, क्या आप स्वतंत्र गति कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो इसी वजह से जो ये ठोस होते हैं, जो कि इनके कणों के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम जगह होती है, इस वजह से ये कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, केवल अपनी निश्चित स्थिति पर कंपन कर सकते हैं। कैसे कंपन कर सकते हैं, आपके बगल में एक स्टूडेंट, आगे एक स्टूडेंट, पीछे और इधर बगल में भी। अब आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करो, मतलब वो उधर से मारेगा तुम ऐसे, मतलब आप अपनी जगह पे, पैर वहीं है, आप इधर उधर क्या कर रहे हो, आप इधर उधर कंपन कर रहे हो, आप आगे पीछे क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, इधर उधर क्या कर रहे हो, कंपन। आप स्वतंत्र गति कर ही नहीं सकते। तो क्या बताया मैंने बच्चा, मैंने बताया कि कणों की जो गति होती है, वो स्वतंत्र, कण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी स्थिति पर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ओके, चल आगे। क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया क्या, कि कण बहुत निकट होते हैं और कणों के बीच में जो जगह होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है, और कणों के बीच की इस जगह को यहाँ अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं, ठीक है ना। आणविक, अणुओं के बीच के अंतर में जो स्थान है उसकी बात, इसका नाम क्या रखा, अंतरा आणविक स्थान, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं।
तो ठोस हमने जाना मेरा बच्चा कि ठोस क्या होता है, क्या होता है ठोस में। आकार कैसा होता है, निश्चित। आयतन कैसा होता है, निश्चित। चल बात करते हैं द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव की वह अवस्था जिसमें आयतन कैसा हो, निश्चित। आयतन कैसा हो, निश्चित। फिर से बोलो मेरे साथ, आयतन कैसा हो, निश्चित। और आकार कैसा हो, अनिश्चित। मैं यहां लिखता हूं क्या, आयतन, आयतन कैसा हो, आयतन हो निश्चित, और आकार कैसा हो, आकार हो अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, ठीक है ना। अब देखो जरा, आप देखिएगा ये बर्तन है, समझिए ध्यान से, ये बर्तन है और ये पानी है। पानी में आप देखिए ये अणु है, ये क्या है, ये अणु है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे हर जगह अणु हैं, ये अणु हैं। और इन अणुओं को अगर मैंने बड़े बर्तन से लेके एक गिलास में डाला तो क्या हुआ, जैसे ये जो भी अमाउंट में वाटर है, अमाउंट तो उसका उतना ही रहा। जैसे 100 ग्राम या 1 लीटर, 1 लीटर पकड़ लेते हैं, ग्राम में छोड़िए, 1 लीटर है। ये 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी को हमने गिलास में डाला तो इसने गिलास का आकार ले लिया। हमने एक बीकर में डाला तो इसने किसका आकार ले लिया, एक बीकर का। और यहाँ किसका ले लिया, एक गिलास का। अब मैंने एक टूटे हुए जो है बोतल में डाला और पानी भरा, ये देखो आप, तो ये पानी यहाँ पे उतना ही आया। कितना आया, यहाँ पर भी 1 लीटर आया, यहाँ पर भी 1 लीटर, और यहाँ पर भी 1 लीटर, और यहाँ पर भी कितना है, 1 लीटर ही है। आयतन कैसा है, तीनों का, चारों का बराबर है। लेकिन आप देखो सभी का आकार कैसा है, अनिश्चित है, अलग अलग है। इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। समझ में आया क्यों, क्योंकि जैसे कि ये पानी के जो अणु हैं, पानी के जो ये अणु है, आप देखो जब ये पानी के अणु इधर उधर जाते हैं तो जैसा शेप है, जैसी जगह है, जैसी वहां पे स्थिति है, उसके आकार में एडजस्ट हो जाते हैं। इनका खुद का कोई आकार नहीं होता है। तो क्या जाना आपने, आपने जाना द्रव अवस्था किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर द्रव अवस्था उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित हो बट आकार निश्चित ही ना हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। क्लियर हुआ, ओके। और क्या है, थोड़ा सा और जानेंगे। कण जो होता है ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा मेरा बच्चा, ठोस की अपेक्षा। कण जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। आपने देखा था जो ठोस के कण थे वो लगभग कुछ इस तरह की दूरी पे थे, लेकिन द्रव में क्या होगा, द्रव का कुछ इस तरह का होगा कि एक इधर है, एक इधर है, बीच की दूरी ज्यादा है। किसकी अपेक्षा ज्यादा है, बोला ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर हुआ। साथ ही साथ आकार बदलता रहता है, आयतन निश्चित रहता है। आयतन कैसा रहता है, आयतन निश्चित रहता है। नहीं, आकार लिखा हुआ है, तो आकार कैसा होता है, आकार यहाँ पे क्या होता है, आकार मेरा बच्चा होता है अनिश्चित। और आयतन कैसा होता है, आयतन होता है निश्चित। क्लियर हुआ। चल आगे देखते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए द्रवों में तरलता का गुण क्यों पाया जाता है, क्या पूछा कि द्रवों में तरलता का गुण क्यों पाया जाता है, तो उसका जवाब है आप देंगे, वो बोलेंगे कि सर क्या होता है, द्रवों के जो कण होते हैं अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, राइटिंग का इशू है इधर, अव्यवस्थित होकर एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं। जो कण होते हैं, द्रवों के जो कण है ना, वो अव्यवस्थित रूप में, मतलब कोई उनका एक पैटर्न नहीं है, ऐसे रैंडमली किधर भी किसी जिसका कण का, मान के चलो एक कण का मन आया इधर जा रहा है, एक कण का मन आया इधर जा रहा है ना। रैंडमली क्या होता है, वो एक दूसरे पे क्या करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। और फिसलने की वजह से इसी कारण द्रवों में क्या आ जाता है, एक तरलता का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन करे कि द्रवों में तरलता का गुण क्यों पाया जाता है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि द्रवों के कण अव्यवस्थित रूप से एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, और इसी कारण द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है। क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। बात करेंगे गैसीय अवस्था की। किसकी, गैसीय अवस्था की। देखिए ठोस में क्या था, ठोस में यहां थोड़ा सा लिखता हूं, ठोस में क्या था, दो चीजों पे बात हम लोग कर रहे थे, आकार पे और आयतन पे।
तो ठोस में आकार कैसा था? निश्चित। कैसा था? निश्चित। और आयतन कैसा था? ये भी कैसा था? निश्चित था। ठीक है ना? आकार भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित था। मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव में आकार कैसा हो गया? अनिश्चित। ये पहली लाइन क्या होगी? अनिश्चित। और आयतन कैसा था? ये अभी भी निश्चित था। लेकिन मैं बात करूं अब गैस की। किसकी? गैस की। तो गैस में जो आकार है वो भी अनिश्चित है और जो आयतन है वो भी अनिश्चित है। बात समझ में आया क्या? ठोस में, द्रव में और गैस में समझिएगा, ठोस में दोनों चीजें यानी आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। ओके। द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। गैस में ना आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। कैसे? इसको जरा समझते हैं। पहले जो लिखा है उसको जरा देखते हैं। क्या लिखा है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? गैसीय अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में द्रव के जो कण है ना, कणों के मध्य जो अंतरा आणविक जो बल होता है वो क्षीण होता है, ना के बराबर कनेक्टिविटी होती है, एक दूसरे से किसी को लेना देना नहीं होता है, तथा वे दूर दूर उपस्थित होते हैं, दूर दूर रहते हैं। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे वायु हो गई, जैसे ऑक्सीजन हो गई, इस तरह की चीजें। आपने देखा होगा जब हम किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, हम इस कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है और पहले धुआं थोड़ा था फिर वो फैल जाता है। तो ना तो आकार निश्चित रहा ना आयतन निश्चित रहा। सही है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये हमारा गैस अवस्था का, गैसीय अवस्था का एक एग्जाम्पल था। लास्ट में जो मैंने आपको द्रव्य की भौतिक गुणों के आधार पे 3 अवस्थाएं बताई, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एक अवस्था और होती है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। और एक और होती है जिसका नाम होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है? कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 अवस्थाएं और होती हैं। जब आकाश में बिजली जो है कड़कती है तो आपको आकाश में लाइट जो है, प्रकाश चमकता हुआ दिखता है, तो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। इसकी वजह से प्लाज्मा। ठीक है ना? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारी द्रव की एक अवस्था है। ठीक है? तो अभी केवल आप इसका नाम जान लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा सा समअप करते हैं। हम लोगों ने इसमें जाना कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति में या स्टार्टिंग में या अलग अलग करने में किन किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, इसको जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि द्रव क्या होता है। इससे भी पहले हमने जाना कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। फिर हम लोगों ने जाना कि द्रव क्या होता है, द्रव कितने प्रकार का होता है, उसके भौतिक गुण जाने, रासायनिक गुणों के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने भौतिक गुणों में ठोस, द्रव, गैस को बहुत डिटेल में जाना। एंड प्लाज्मा और आइंस्टीन के बारे में, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी हमने जाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने भौतिक वर्गीकरण को खत्म कर दिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक के जो नोट्स हैं जो मैंने पीपीटी के माध्यम से यहाँ शेयर किया है, इसके विधिवत टाइप किए हुए नोट्स हैं। ठीक है ना? और जिसको भी नोट्स चाहिए होगा वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना? और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8899565640, जी हाँ 8899565640 पर आप एक मैसेज डाल सकते हैं केमिस्ट्री नोट्स को लेके। ठीक है? और एक बहुत ही छोटे से अमाउंट या बोलो तो मोबाइल के 1 महीने के रिचार्ज के अमाउंट में हम लोग पूरी केमिस्ट्री के, पूरी फर्स्ट ईयर के जो 9 यूनिट हैं उन सभी यूनिट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रोकेंगे।